Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We're going to continue with chapter Advent of Europeans. आज हम करने वाले हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर. हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कर चुके हैं. ये लेक्चर भी मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी, मेन पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगी जो आपको याद रखने हैं. आई नो जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, वो ये टॉपिक्स को छोड़ देते हैं फॉर प्रीलिम्स. But I think these can help you score good marks. तो थोड़ा बहुत आइडिया हो, एग्जैक्टली पता हो, नाम वगैरह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो यू कैन स्कोर बेटर. जितना स्पेक्ट्रम में दिया है उसको ईजी करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मैं. तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हमने देखा था 1740 से लेके 48 तक चला था. लास्ट लेक्चर में देखा था, वो देख लेना. रीज़न हमने देखा था कि जो राइवलरी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में थी इन यूरोप, वही कंटिन्यू होती है इंडिया में. बट जब हम सेकेंड कर्नाटिक वॉर की बात करते हैं, ये शुरू होता है 1749 में और चलता है 54 तक. तो 1749 टू 54 आपका सेकेंड कर्नाटिक वॉर का टाइम है. इसका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये राइवलरी इंडिया में जो चल रही है उसी को दर्शा रहा है, उसी का कंटिन्यूएशन है. राइट. ड्यूप्लेक्स जो है एक्चुअली वो गवर्नर है, फ्रेंच गवर्नर. राइट. इन्होंने ही लीड किया था फ्रेंच आर्मी को ड्यूरिंग फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. अब इनका एम था कि ये साउथ इंडिया में अपना होल्ड बनाए, इंटरफेयर करें लोकल डायनेस्टी के डिस्प्यूट्स में, और अपना पॉलिटिकल इंक्रीज करे, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करें, और अल्टीमेटली क्या करें, इंग्लिश को हरा दें. तो टू डिफीट इंग्लिश, टू इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये था डुप्लेक्स का एम. इमीडिएट कॉज अगर आप देखो तो इमीडिएट कॉज कैसे प्रोवाइड होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं. डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क. निज़ाम उल मुल्क जो है वो फाउंडर थे ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद. तो निज़ाम उल मुल्क का यहाँ पे डेथ हो जाता है 1748 में. और 1748 में ही यूसी चंदा साहिब जो है उनका रिलीज होता है. चंदा साहिब कौन है और उनको रिलीज कौन करता है? ही वॉज रिलीज्ड बाय मराठास. चंदा साहिब वॉज सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली. ठीक है. और दोस्त अली कौन थे? दोस्त अली थे नवाब ऑफ कर्नाटक. इतना क्लियर है? राइट. चंदा साहिब, he was the son-in-law of who? Dost Ali. He was released by Marathas, and Dost Ali was Nawab of Karnataka. ठीक है. इसके अलावा एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक्सेशन ऑफ नसीर जंग, who was the son of निज़ाम to the throne of हैदराबाद. तो हैदराबाद के थ्रोन में नसीर जंग, उन्होंने वो एक्सेशन किया टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद. ठीक है. कौन थे ये? सन ऑफ निज़ाम थे. ठीक है. लेकिन इनका एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद जो है उसको अपोज कर रहे थे मुजफ्फर जंग. ठीक है. मुजफ्फर जंग एक्चुअली में कौन थे? मुजफ्फर जंग थे ग्रैंडसन ऑफ नवाब. राइट. और मुजफ्फर जंग का क्लेम क्या था? मुजफ्फर जंग ये कह रहे थे कि मैं क्लेम कर रहा हूँ टुवर्ड्स द थ्रोन क्योंकि मुझे मुगल एम्परर्स ने, जो मुगल एम्परर थे उस वक्त, उन्होंने अपॉइंट किया है एज द गवर्नर ऑफ कर्नाटक. राइट. तो वी हैव नसीर जंग जो अब बन रहे हैं नवाब ऑफ हैदराबाद. ठीक है. ये निज़ाम के बेटे थे, सन ऑफ निज़ाम. ठीक है. ही हैड, इनका एक्सेशन हो गया थ्रोन पे. इनको अपोज कौन कर रहे हैं? मुजफ्फर जंग, जो क्लेम कर रहे हैं थ्रोन. ही इज द ग्रैंडसन ऑफ नवाब, और ही इज क्लेमिंग द थ्रोन सेइंग कि इनको एम्परर जो है, मुगल एम्परर, उन्होंने गवर्नर बनाया हुआ है कर्नाटक का. ठीक है. कर्नाटक में यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है वो देखने की कोशिश करते हैं. कर्नाटक में थ्रोन
चढ़ चुके हैं अनवर उद दीन, ये बन गए हैं अनवर उद्दीन खान, ये बन गए हैं आपके नवाब ऑफ कर्नाटक। इनको भी ऑफ कोर्स कोई अपोज कर रहा है, और इनको अपोज कर रहे हैं चंदा साहिब। ठीक है, क्या सिचुएशन है? नज़ीर जंग जो हैं, हु वाज द सन ऑफ निज़ाम, थ्रोन एक्सेस कर चुके हैं हैदराबाद का, इनको अपोज कर रहे हैं मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में नवाब बन चुके हैं अनवरुद्दीन खान, और इनको अपोज कर रहे हैं चंदा साहिब। अब हम देखते हैं फ्रेंच किनके साइड पर हैं। फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर जंग के क्लेम को और चंदा साहिब के क्लेम को। ठीक है, मुजफ्फर जंग के क्लेम इन डेक्कन एंड चंदा साहिब का क्लेम इन कर्नाटक रिस्पेक्टिवली, इसको सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। तो अगर आपको याद रखना होगा कि इंग्लिश किन के साइड पे थे, तो ऑलरेडी जो थ्रोन में बैठे हुए हैं यानी कि नसीर जंग एंड अनवरुद्दीन, उनके साइड लिया था इंग्लिश ने, और जो ऑपोजिशन में थे यानी कि चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग, इनका सपोर्ट कर रहे थे, इनका क्लेम का सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। इतना क्लियर है? कोर्स ऑफ वॉर देखने की कोशिश करते हैं। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली जो फ्रेंच है उनको काफ़ी विक्ट्रीज मिली इस वॉर में। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो कंबाइंड आर्मी थी मुजफ्फर जंग की, चंदा साहिब की, एमजे सीएस एंड फ्रेंच, एमजे सीएस एंड फ्रेंच, इन्होंने डिफीट कर दी अनवर उद्दीन की आर्मी को और किल कर दिया अनवर उद्दीन को। अनवर उद्दीन कौन है? जिन्हें इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे। किस बैटल में ये हुआ? बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर कहाँ पर था? वेल्लोर के पास, 1749 में। क्या हुआ? एमजे यानी मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब सीएस, फ्रेंच ने मिलकर डिफीट कर दिया अनवरुद्दीन को, और यहाँ पे अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। कहाँ पे हुआ है ये? बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर कहाँ है? नियर वेल्लोर। इतना क्लियर है? अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं, अनवरुद्दीन सन, कौन थे? मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन के सन थे, ही फ्लेड टू तिरुचिनापल्ली। ठीक है, अनवरुद्दीन यहाँ पे डेथ हो जाती है अनवरुद्दीन की, उनको किल कर दिया जाता है। अनवरुद्दीन के जो बेटे हैं मोहम्मद अली, वो एक्चुअली कहाँ चले जाते हैं? तिरुचिनापल्ली। इतना क्लियर है? राइट। इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा कि जो मुजफ्फर जंग है, ये है मुजफ्फर जंग। ठीक है, कंबाइंड आर्मी थी मुजफ्फर जंग चंदा साहिब की। तो मुजफ्फर जंग को क्या किया जाता है? सूबेदार बना दिया जाता है ऑफ डेक्कन। इतना क्लियर है? मुजफ्फर जंग जो है उनको बना दिया जाता है सूबेदार ऑफ डेक्कन। मोहम्मद अली जो कि बेटे अनवर अली के अनवरुद्दीन खान के, वो तिरुचिनापल्ली चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इतना क्लियर है? और जो डुप्लेक्स हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है एज गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, क्या हुआ है? बैटल ऑफ अंबूर हुआ है, अनवरुद्दीन खान जो है उनको किल किया जा रहा है। किल किया है, किसने किल किया है? एमजे सीएस फ्रेंच, जिसमें से एमजे जो है मुजफ्फर जंग, इनको सूबेदार बना दिया जाता है ऑफ डेक्कन। डुप्लेक्स जो है उन्हें गवर्नर बना दिया जाता है ऑफ ऑल मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। एक फ्रेंच आर्मी अंडर बसी स्टेशन कर दी जाती है कहाँ पे? हैदराबाद में। किस लिए? ताकि वो फ्रेंच इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर पाए। फ्रेंच आर्मी अंडर बसी स्टेशन एट हैदराबाद, ताकि वो फ्रेंच इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाए। ठीक है, टेरिटरीज नियर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के पास की टेरिटरीज, मसूलीपट्टनम को इंक्लूड कर लिया यहाँ पर, मतलब ओडिशा का कोस्ट इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम, ये सब जो है फ्रेंच को सीड कर दिया जाता है। ठीक है, पौंडीचेरी के आसपास की टेरिटरी, ओडिशा कोस्ट में बहुत सारी जगह इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम, फ्रेंच को दे दिया जाता है।
इतना क्लियर है, राइट? और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है, मोहम्मद अली फ्लेड टू तिरुचिनापल्ली। ठीक है, अब जब मोहम्मद अली इस फोर्ट में है तिरुचिनापल्ली के, इनको सीज कर लेते हैं चंदा साहिब। ठीक है, तिरुचिनापल्ली में मोहम्मद अली चले गए थे। वो कौन थे मोहम्मद अली? वो अनवरुद्दीन खान के बेटे थे, और वहां पे जाके ही हैड फ्लेड टू दैट प्लेस। चंदा साहिब अब क्या करते हैं, वो सीज कर लेते हैं ये फोर्ट। ठीक है, राइट? अब क्या है, इंग्लिश को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। किसको? मोहम्मद अली को। तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, अगर डुप्लेक्स को आप कुछ मानते हो कि ही हैड एक्सेप्शनल स्किल्स, तो रॉबर्ट क्लाइव आप समझ सकते हो कि उनके भी ही वॉज वे बेटर देन हिम एज वेल। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव इस वक्त सिर्फ एक फैक्टर है, एक एजेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं, एक प्रपोजल पुट फॉरवर्ड करते हैं कि एक हम डाइवर्शनरी अटैक करते हैं ऑन द गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, ये प्रपोजल क्या देते हैं कि हम एक डाइवर्शनरी अटैक करते हैं, किस पे? ऑन गवर्नर ऑफ मद्रास। गवर्नर ऑफ मद्रास कौन था इस वक्त? सॉन्डर्स। ठीक है, और एक सडन रेड कर देते हैं, कहां पर? आरकोट पे। ठीक है, तो आरकोट एक्चुअली क्या है? आरकोट कैपिटल था कर्नाटक का। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव का ये बोलना था कि हम गवर्नर ऑफ मद्रास पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, सॉन्डर्स, और आरकोट जो है उसको उस पे रेड डाल देते हैं, जो कि कैपिटल है कर्नाटक का, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है तिरुचिनापल्ली में वो रिलीव हो जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। चंदा साहिब, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने कि जब ये आरकोट को रेड करेंगे तो चंदा साहिब आरकोट की तरफ आ जाएंगे, और हुआ यही। अगस्त 1751 में with only force of 210 men, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आरकोट। ठीक है, और एज एक्सपेक्टेड जो चंदा साहिब हैं वो आरकोट की तरफ भागे, 4000 लोगों के साथ भागे, राइट? बट obviously failed to get back to the fort even after a siege of 53 days. ठीक है, तो काफी लेट पहुंचे, काफी ये फेल्ड अटेम्प्ट था उनका। ठीक है, और नाउ मैसूर, तंजौर और मराठा चीफ जो हैं मुरारी राव, ये आए तिरुचिनापल्ली। ठीक है, उसकी तिरुचिनापल्ली की मदद के लिए मैसूर, तंजौर एंड मराठा चीफ मुरारी राव आए। इनके साथ तिरुचिनापल्ली जो है रिलीव हो गया सीज से। आप देखेंगे कैसे, ऑब्वियसली क्योंकि चंदा साहिब का पूरा ध्यान कहां पर था? आरकोट की तरफ था। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि क्लाइव, स्ट्रिंजर, लॉरेंस, इनकी मदद के लिए कौन कौन आए? मराठा चीफ मुरारी राव, मैसूर एंड तंजौर। ठीक है, तिरुचिनापल्ली को रिलीव कर दिया गया ऑफ द सीज, राइट? और जो चंदा साहिब है ये श्रीरंगम आइलैंड में कूप्ड अप रहे। ठीक है, फाइनली आप देखेंगे कि दे वर फोर्स्ड टू सरेंडर इन जून ऑफ 1752 व्हेन मोहम्मद अली एग्जीक्यूटेड चंदा साहिब। ठीक है, और ब्रिटिश जो हैं यहां पे फेल हो गए टू इंटरफेयर।
इतना क्लियर है, राइट? अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या था। रिजल्ट ये था कि जो फ्रेंच हैं वो अब थक चुके थे। दे वर अनॉयड एट द हेवी फाइनेंशियल लॉस। डुप्लेक्स की पॉलिसी की वजह से ये लॉस हुआ था, उनको ये लगने लगा था, ठीक है। और उनको रिकॉल कर लिया गया इन 1754। गोडेहू जो थे उन्होंने डुप्लेक्स को सक्सीड किया, ठीक है, एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया, ठीक है। गोडेहू जो थे उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस विद इंग्लिश एंड कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद देम, ठीक है। और एक और चीज प्रॉमिस की गोडेहू ने, उन्होंने कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इन द क्वारल्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस। मतलब कि वहां पे जो लोकल प्रिंसेस हैं वो लड़ रहे हैं, उनकी जो क्वारल्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे फ्रेंच, राइट? Right? According to historians, the fear of serious repercussions in America prompted the French to suspend hostilities in India. ये historians का मानना है, ठीक है। अभी इसमें we will not go into details of this. Implication क्या था वो हमारे लिए important है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Implication ये है कि it became evident that countenance of Indian authority was no longer necessary for European success. और उल्टा इंडियन अथॉरिटी खुद डिपेंड हो रही थी ऑन यूरोपियन सपोर्ट, राइट? मोहम्मद अली जो हैं इन कर्नाटक एंड सलाबत जंग जो है इन हैदराबाद बिकेम क्लाइंट्स रादर देन पेट्रन्स। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी नजर आ रही है। ये यहाँ पे पूरा उनको यूरोपियंस जो है उनको पता चल रहा था कि वो कैसे लेवरेज कर सकते हैं अपनी पावर। उनको पता चल रहा था कि कैसे जो इंडियन अथॉरिटी है वो खुद उन पर डिपेंडेंट है, और जो लोकल पॉलिटिक्स है वो कैसी है, कितने डिवाइडेड हैं, और एक तरीके से लूपहोल एक्सपोज हो रहा था। थर्ड कर्नाटिक वॉर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।